वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 56 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है वशिष्ठ, सेकेंड ऑप्शन है विश्वामित्र, थर्ड ऑप्शन है पुरु एंड फोर्थ ऑप्शन है कुरु। तो सुदास के विरुद्ध जो है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका विश्वामित्र के। ये जो है सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 10 राजाओं के युद्ध में ना एक और जो है कि कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, ठीक है, जिसके सलाहकार जो है कि कौन थे? तो वो विश्वामित्र थे। और दूसरी तरफ जो है कि भारत नामक समुदाय था, जिसका नेतृत्व जो है कि त्रित्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, ठीक है, जिनके प्रेरक जो है कि कौन थे? इनके प्रेरक वशिष्ठ थे, ठीक है। और इस युद्ध में जो है ना कि सुदास के भारतों की विजय हुई और आगे चलकर पूरे देश का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मा की, सेकंड ऑप्शन है विष्णु की, थर्ड ऑप्शन है गणेश की एंड फोर्थ ऑप्शन है पशुपति की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे आपके पशुपति की। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का ना जो है कि धार्मिक जीवन का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो ये जो है कि पूरा स्थलों जो है ना, पूरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ और पत्थर की छोटी मूर्तियाँ के आधार पर लगाया जाता है, ठीक है। और इन मूर्तियों के अनुसार वो लोग जो है कि मातृ देवी, पशुपति और पशु पूजा की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद राज्य का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है कालाशोक, सेकेंड ऑप्शन है शिशुनाग एंड थर्ड ऑप्शन है उग्रसेन एंड फोर्थ ऑप्शन है महापद मनंद। तो नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका महापदानंद। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों को रवाना होते थे। फर्स्ट ऑप्शन है ताम्रलिपि, सेकेंड ऑप्शन है खंभात, थर्ड ऑप्शन है भड़ौच एंड फोर्थ ऑप्शन है कावेरी पटना। तो वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में जहाज दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्रों को रवाना होते थे, तो कौन थे? तो वो थे आपके ताम्रलिपि। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ ताम्रलिपि से ना, ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह था ताम्रलिपि, ठीक है, जहाँ से जो है कि गुप्त युग में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार होता था। और इसके अलावा और भी बंदरगाह था, जो कि घंटसाला और कदूरा बंदरगाह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीसाल गुण के अंतर्गत किस मृदा को रखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है नवीन जलोढ़ मृदा, सेकेंड ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा, थर्ड ऑप्शन है क्षारीय मृदा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एंटीसाल गुण के अंतर्गत जो है कि किस मृदा को रखा गया है? तो ये रखा गया आपका नवीन जलोढ़ मृदा। ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है झांसी में, सेकेंड ऑप्शन है हापुड़ में, थर्ड ऑप्शन है भोपाल में एंड फोर्थ ऑप्शन है हैसरघट्टा। तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका झांसी में स्थित है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पैकेजिंग संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है कानपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है गोरखपुर। तो भारतीय पैकेजिंग संस्था का मुख्यालय जो है कि कहाँ है? तो ये है आपका मुंबई में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए यह जो है ना कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1941 में, सेकेंड ऑप्शन है 1958 में, थर्ड ऑप्शन है 1953 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1962 में। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई आपका 1953 में। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि मिट्टी के अपर्दन एवं मिट्टी के अस्थायी संरक्षण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीरा एवं दहिया नामक झूम खेती किस प्रदेश में की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है ओडिशा, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो ये बीरा एवं दहिया नामक झूम की खेती जो कि किस प्रदेश में की जाती है? तो ये की जाती है आपके मध्य प्रदेश में। देखिए झूम की खेती या झूम कृषि किसे कहते हैं और ये मतलब क्या होता है इसमें देखते हैं। तो झूम कृषि जो है ना कि ये बहुत पुरानी खेती करने की ये मतलब विधि है, ठीक है।
पहले जो ये क्या होता था कि वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता था, ठीक है, और साफ़ की हुई भूमि को पुराने उपकरण जैसे मतलब हल वगैरह से, लकड़ी के हल से उस पर जो है कि जुताई उताई करके उस पर बीज बो दिए जाते थे, ठीक है। और ये जो फसल जो है ना कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर रहती थी और बहुत मतलब कुछ समय बाद ये मतलब उत्पादन चलता रहता था। उसके बाद से क्या होता कि वहाँ पे जो भी उर्वरकता थी उस भूमि में वो बाद में ख़त्म हो जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे, फिर वहाँ से दूसरे जगह मतलब यही सेम चीज़ें करते और वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे उग जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में प्रयुक्त होने वाले हरे खाद में कौन कौन सा शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है शनई, सेकेंड ऑप्शन है ढेंचा, थर्ड ऑप्शन है लोबिया एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो कृषि में प्रयुक्त होने वाले हरे खाद में कौन कौन सा शामिल होता है? तो ये सभी शामिल होते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन गैस किस स्रोत से उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है जुगाली करने वाले जानवरों से, सेकेंड ऑप्शन है धान की खेतों से, थर्ड ऑप्शन है दलदली क्षेत्र से एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी से। तो मीथेन गैस किस स्रोत उत्पन्न होता है? तो ये जो है कि इन सभी से। देखिए जुगाली करने वाले जानवरों से भी उत्पन्न होती है, धान की खेतों से भी उत्पन्न होती है और दलदली क्षेत्रों से भी उत्पन्न होती है। देखिए मीथेन का फार्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है पल्लव वंश, सेकेंड ऑप्शन है गंग वंश, थर्ड ऑप्शन है मौर्य वंश एंड फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है कि किसने कराया? तो ये कराया गंग वंश। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए गंग वंश जो है ना, ये गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था और यह जो है कि गंग वंश का था, ठीक है। और यह मूर्ति कहाँ पे है? तो ये मूर्ति जो है कि गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक में है। और गोमतेश्वर कौन थे? ये जो जैन के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव, उनके ये पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातिपिकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? फर्स्ट ऑप्शन है महेंद्र प्रथम, सेकेंड ऑप्शन है महेंद्र द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, फोर्थ ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो वातिपिकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ऐसा हुआ ना कि नरसिंह वर्मन प्रथम और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को दोनों के मध्य जो है कि ये जब तीसरा युद्ध में परास्त किया, किसने परास्त किया? नरसिंह वर्मन ने। तो इस विजय के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल तथा वातिपिकोंड उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्क सेनापति जिसके विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है बलबन, सेकेंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक एंड फोर्थ ऑप्शन है बख्तियार खिलजी। तो तुर्क सेनापति कौन था जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया? तो वो था आपका बख्तियार खिलजी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। बख्तियार खिलजी ये जो है ना कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, ठीक है। इसने जो है कि बिहार पर विजय प्राप्त की थी और विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह कुमारगुप्त के द्वारा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ आवर दिवस मनाने वाला पहला देश कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अर्थ आवर दिवस मनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए इसमें ये हुआ, अर्थ आवर दिवस सबसे पहले 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मनाया गया था, ठीक है। और 60 मिनट के लिए सारी लाइटें बंद की गई थी 8:30 से 9:30 के बीच, ठीक है। और उसके बाद से ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1981 से 1982 के मध्य, सेकेंड ऑप्शन है 1983 से 1984 के मध्य, थर्ड ऑप्शन है 1985 से 1986 के मध्य एंड फोर्थ ऑप्शन है 1987 से 1988 के मध्य। तो ये राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये किया गया था आपका 1985 से 1986 के मध्य। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दापारा अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र से, थर्ड ऑप्शन है ओडिशा से एंड फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम से। तो जल्दापारा अभ्यारण्य जो है कि किस राज्य में संबंधित है और किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1982 में, सेकेंड ऑप्शन है 1984 में, थर्ड ऑप्शन 1986 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1987 में। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत जो है कि कब की गई? तो ये की गई
1987 में, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और ये पुरस्कार उनको दिया जाता है, किनको दिया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान करते हैं, ठीक है। इसमें जो है कि 5 लाख की रुपए की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सास बक्काटा जो कि औषधि पौधा है, इससे किस रोग की दवा बनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर की, सेकेंड ऑप्शन है पीलिया की, थर्ड ऑप्शन है तपेदिक की एंड फोर्थ ऑप्शन है एड्स की। तो टेक्सास बक्काटा जो है कि ये औषधि पौधा है, ये जो है कि बनाया जाता है, कैंसर की दवाई बनाई जाती है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 2000 से 2001 के मध्य, सेकेंड ऑप्शन है 2001 से 2002 के मध्य, थर्ड ऑप्शन है 2003 से 2004 के मध्य एंड फोर्थ ऑप्शन है 2004 से 2005 के मध्य। तो नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम जो है कि चलाया गया था आपका 2001 से 2002 के मध्य, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाडोवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा में, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। तो टाडोवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किस में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइव स्टॉक बुक में, सेकेंड ऑप्शन है रेड डाटा बुक में, थर्ड ऑप्शन है डेड स्टॉक बुक में एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किस में होती है? तो ये होती है आपका रेड डाटा बुक में, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए रेड डाटा बुक जो है ना, जो भी विलुप्त हो रहे हैं उन प्रजातियों को रखा जाता है, ठीक है। 1963 ईस्वी में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसके द्वारा जो है ना कि वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, ग्लोबल स्पीशीज प्रोग्राम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग मतलब स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, इसके सहयोग से ना ये रेड लिस्ट जो है कि जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिक विविधता कहाँ मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है मरुस्थलों और सवाना मैदानों में, सेकेंड ऑप्शन है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, सेकेंड ऑप्शन है उष्ण कटिबद्ध के आर्द्र वनों में, फोर्थ ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। तो प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका पाई जाती है उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए आप लोगों से ये कल क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद काल में सबसे छोटी राजनैतिक एवं सामाजिक इकाई थी, तो कौन थी? परिवार, सेकंड ऑप्शन है नगर, थर्ड ऑप्शन है ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है वेश। तो ऋग्वेद काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई जो है कि परिवार थी। आज का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इनका जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? फर्स्ट ऑप्शन वेतन आयोग निर्धारित करता है, सेकेंड ऑप्शन की सांसद निर्धारित करता है, थर्ड ऑप्शन की राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।